हेलो क्लास, कैसे हो आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 साइंस में जो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना। अभी हमने तीसरे चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो परमाणु तथा अणु के बारे में, कि परमाणु बहुत ही छोटे कण होते हैं। उसकी सबसे पहले जो थ्योरी सिद्धांत है वो जॉन डाल्टन ने दी है। हमने इतनी सारी चीज़ें, उसके थ्योरीज क्या क्या थी क्या नहीं थी, ये चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अणु क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन जब परमाणु की थ्योरी सिद्धांत जो है जॉन डाल्टन ने तो दी, लेकिन क्या वो एक ही बार में सब सही दी है, उसके बाद किसी और साइंटिस्ट ने दी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद और भी कई सारे साइंटिस्ट आए थे, उसके बाद और भी कई सारे ऐसे जो थ्योरीज रही हैं वो गलत हो चुकी है। उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक यहाँ पे साइंटिस्ट आते चले गए थे। तो कुछ हमें यहाँ पे पढ़ना है, मेन वन शॉट रिविजन करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि कुछ जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि किसने किस चीज़ की डिस्कवर की है। तो परमाणु की जो डिस्कवर ऑफ द एटम, परमाणु की खोज किसने की है? जॉन डाल्टन, जो तुमने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था। सबसे पहले जिसने थ्योरी दी उसी ने तो बताया होगा खोज के कि भाई ये चीज़ है, इसके बारे में ऐसे ऐसे पढ़ना है तुम्हें। फिर सेकंड नंबर पे उस परमाणु के अंदर और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। फिर उसके अंदर जो प्रोटॉन होता है उसके अंदर उसकी खोज किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। ये 4 क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के अंदर पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। इसमें से कि मान लो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो जेम्स चैडविक ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो थॉमसन ने की है। इस तरीके से तुम्हें याद होना चाहिए कि किसने किसकी खोज की है, एक नंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं थॉमसन परमाणु मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अगर हम याद करें कि जो पहले डाल्टन ने हमें क्या थ्योरी बताई थी कि जो एटम्स हैं नेवर कैन बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल सही है कि परमाणु को हम ना ही सृजन कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं। लेकिन क्या उन्होंने एक चीज़ बात और कही थी कि परमाणु को हम 2 हिस्सों में या उसको और हिस्सों में तोड़ नहीं सकते, कि एटम इंडिविजिबल है। तो एक चीज़ बताओ, एटम के अंदर से ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, प्रोटॉन निकल रहा है, न्यूट्रॉन निकल रहा है, तो ये अपने आप कैसे निकल जाएगा? उसके अंदर तोड़ के देखेंगे तभी तो निकलेगा। तो उसको देखा किसने? थॉमसन ने देखा। और उन्होंने एक तुम्हारे बुकों के अंदर एक फिगर देखा होगा तरबूज का, तो उन्होंने उसी के ऊपर एग्जाम्पल दिया कि थॉमसन परमाणु मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। उन्होंने कहा कि जो परमाणु है उसको काटने के बाद वो एक कटे हुए तरबूज की तरह दिखता है। जैसे तुम तरबूज को काटोगे तो उसके अंदर बीज ऐसे धसे होते हैं काले काले से। तो उन्होंने काले काले जो बीज है उस चीज़ को इन्होंने इलेक्ट्रॉन बोला। नेगेटिव चार्ज जो होता है उन्होंने क्या बोला कि नेगेटिव चार्ज क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन है। और उस तरबूज के जो बाहरी सरफेस पे जो होता है, लाल लाल से जो होता है खाने वाली पोर्शन, उसको क्या कहते हैं? प्रोटॉन। यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बोला उन्होंने कि कोई चीज़ है जो पॉजिटिव चार्ज की तरह वर्क उसके अंदर कर रही है। लेकिन जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने एक चीज़ गलत बोल दी। उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ एक जगह धसे पड़े हैं, कोई मूव नहीं कर रहे, गति नहीं कर रहे। तो इनकी जो थी ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। इसकी गलती सुधारने कौन आ गए? हमारे रदरफोर्ड आ गए। रदरफोर्ड ने क्या किया? सबसे पहले क्या एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट तुमसे जरूर पूछा जाएगा कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट प्रयोग क्या था। तो इन्होंने क्या लिया? एक 12,000 अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा कण लिया, जिसको एक गोल्डन, ये जो सीड सी है कौन सी है? गोल्डन फॉयल सीड है। कैसी है? गोल्डन फॉयल सीड। ठीक है, सोने की परत, गोल्ड फॉल सीड लिए इन्होंने, और उसमें से 12,000 अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया? पास करवाया। तो इन्होंने रिजल्ट क्या देखा? 12,000 में से कुछ ऐसा साइड से सीधे निकल गए, कुछ हल्का सा एंगल टिल्ट होके, टेढ़ा होके इधर तिरछे निकल गए। और लेकिन 12,000 में से सिर्फ एक ऐसा था जो बिल्कुल सीधा गया और सीधा वापस टकरा के आ गया। तो इन्होंने क्या देखा कि अगर उन्होंने इनको इसके बाद रिजल्ट क्या क्या दिया? उन्होंने बोला कि जो एटम से परमाणु है उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस क्या है? खाली है। और एक बीच में कोई सेंटर पॉइंट है प्लस का, क्योंकि अल्फा कैसा पार्टिकल्स होता है, कैसा चार्ज होता है? प्लस का चार्ज होता है। तो उन्होंने क्या बोला कि अब एक चीज़ बताओ उससे पहले कि क्या कभी तुमने मैग्नेट के साथ तो खेला ही होगा, सब खेलते हैं बचपन में। तो मैग्नेट के साथ खेलते हो तो उसके अंदर वहाँ पे क्या होता है कि जब तुम प्लस प्लस को लेके आते हो तो वो मैग्नेट कैसे दूर भागता चला जाता है, और वही तुम प्लस माइनस को ले आओ तो एकदम से चिपक जाएंगे। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर अल्फा भी कैसा है? प्लस का है, और बीच में भी कैसा चार्ज है? प्लस का चार्ज है। तो क्या वो एक दूसरे को चिपका पाएंगे या पास आउट करवा पाएंगे? नहीं, एकदम से जाएगा पास में, मार के भगा देगा, चलो वापस, तो सीधा वापस
आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सीधा गया प्लस वाले से टकराया, सीधा वापस आ गया। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि कोई प्लस चीज है सेंटर पे, उन्होंने इसको नाम क्या दिया, न्यूक्लियस नाभिक नाम दिया। ठीक, इनकी ये रिजल्ट थी। लेकिन इनकी भी गलती हो गई, ड्रॉबैक है कि ड्रॉबैक भी पूछा जाता है 3 नंबर के अंदर कि रदरफोर्ड की क्या ड्रॉबैक थी, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड की कमियां बताओ। तो रदरफोर्ड ने क्या गलती से बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज वो लगातार घूमता रहता है, और लगातार घूमने की वजह से वो अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। लूज करते करते वो एक दिन कहाँ पे जाके मिल जाएगा, कहाँ पे जाके नष्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर। तो उनकी ये चीज हो गई फिर से गलत। उनकी गलती सुधारने आ गए हमारे नील्स बोर। तो नील्स बोर ने हमें क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लगातार घूम के अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक फिक्स जगह पे घूमते हैं, जिसको इन्होंने नाम दिया क्या, कक्ष, ऑर्बिट और सेल। इन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है अपनी एक ही जगह पे, फिक्स जगह पे घूम रहे हैं गोल गोल, और उन्होंने इस चीज को क्या बोला, ऑर्बिट है वो चीज, वो क्या है, ऑर्बिट है। और इन्होंने 4, जो तुम्हारी क्लास के ऐसे होती तो बहुत सारी है, लेकिन 9th क्लास के हिसाब से तुम्हें सिर्फ 4 याद रखनी है, KLMN। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2n स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, 2n स्क्वायर। देखो यहाँ पर KLMN के अंदर हम कैसे निकालेंगे, K आता है पहले सेल, पहले कक्ष को बोलते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये n की वैल्यू हो गई। फॉर्मूले में के अंदर हमने रखा तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 2 1 2, फिर 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 2 इंटू 4, 2 4 8, फिर 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 2 18, फिर 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 2 32। तो क्वेश्चन तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ एल के कक्ष में, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो निकाल सकते हो, या डायरेक्ट याद है तो तुम डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट लिख दो आंसर, कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से तुम्हें ये क्वेश्चंस करने होंगे, बस बहुत ही एक नंबर के आते हैं, इससे ज़्यादा बड़े नहीं आते हैं। हाँ, ये 3 नंबर में पूछ सकता है कि रदरफोर्ड की क्या कमियां थी, नील्स बोर की क्या मॉडल्स थे, उन्होंने क्या बताया हमें, क्या सिद्धांत दिए, या फिर थॉमसन की क्या गलतियां थी, उन्होंने क्या मॉडल दिया, किस चीज़ के बारे में बताया। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब हम देखेंगे दूसरी चीज़, ये नंबर तो बहुत सारे हैं, हमने 20 तक के एलिमेंट याद किए थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वो सब हमने याद कर रखा है। अब वो जो 20 है उसके अंदर मैंने तीसरे चैप्टर में बोला था संयोजकता निकालना है, वैलेंसी निकालना, तो हम यहाँ पर वैलेंसी निकालना अब सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, वैलेंसी संयोजकता निकालना सीखते हैं। तो पहली बात, जो संयोजकता है वो होती क्या है। संयोजकता होती है कि किसी भी कक्ष में जो बाहरी जो इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। या फिर एक दूसरी भाषा भी हो सकती है इसको, मतलब दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है कि उसकी जो कैपेसिटी है उसको भी हम एक तरीके से वैलेंसी संयोजकता कहते हैं। अब समझोगे कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि पहले नंबर पे अगर किसी को 20 एलिमेंट नेम याद नहीं है तो 20 पहले लिख के उसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है, 1, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर 1 देगा, तो इसकी संयोजकता कितनी, 1। अब देखो इसका रूल क्या होता है, जो K है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 8 18 32 वो होता है। लेकिन जब हम संयोजकता निकालते हैं क्लास 9 के हिसाब से तो हम लिखते हैं 2 8 8 16, 2 8 8 16। तो देखो इसके पास कितनी रोटियां थी, 1 थी, लेकिन खा सकता है कितना, ये 2, ठीक, 2 खा सकता है तो 1 दी गई, तो इसकी संयोजकता भी कितनी, कितने की भूख रह गई, 1 रोटी की भूख रह गई, तो इसका आंसर कितना हो गया, 1। हीलियम कितने नंबर पे आता है, 2, मतलब इसके पास कितनी रोटी है, 2 रोटी है, इसने इसको दे दिया। कितनी खा सकता था, 2 खा सकता था, 2 मिल गई इसको, तो कुछ खाएगा नहीं खाएगा, पेट भर गया, 0। तीसरे पे कौन आता है, लिथियम, तो पहले को 2, अब देखो ये 2 ही खा सकता, 2 से ज़्यादा खा ही नहीं सकता, तो 2 से ज़्यादा नहीं खा सकता, तो कितना बच गया, 1, क्योंकि 3 थी ना, तो 2 दे दी तो 1 बच गई, 1 पड़ोस वाले को दे देगा, तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी, 1 की हो जाएगी। ऐसे नहीं कि 8 में से 1 को माइनस करोगे तो 7, अगर 4 से कम है तो 4 से जो कम होता है वो वैल्यू होती है, और अगर 4 से अगर ज़्यादा आ रहा है तो माइनस करके फिर इसका आंसर लिखते हैं। अब देखो बेरिलियम में इसको 2 देगा, फिर इसको 2 देगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके लास्ट वाली कितनी है, 4 से कम है तो 2 ही आंसर।
बेरिलियम के अंदर 2 देगा, फिर 3, तो 3 2 5, फिर इसके अंदर भी कितनी हो गई, 3 हो गई। कार्बन के अंदर 2 4, तो आंसर कितना 4। फिर देखो नाइट्रोजन 2 5, अब ये 5 4 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो कितनी रोटी खानी थी इसको 8, लेकिन खा कितना रहा है 5। 3 रोटी की भूख रह गई, तो 3 रोटी क्या करेगा, लेगा, तो लेगा तो कितना लेगा 3 लेगा, तो इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर ऑक्सीजन पे जैसे 2 6, तो कितनी की भूख रह गई 2 की, तो 2। फिर फ्लोरीन फिर 2 रह जाएगी, फिर 7, तो फिर कितनी की भूख रह गई 1 की। नियोन 2 और 8, देखो 8 2 10, और दोनों का पेट भर गया, इसका भी पेट भर गया इसका भी पेट भर गया, तो आंसर 0 से जब तक क्या हो जाएगी 0। अब जैसे सोडियम है तो 2 8 10 हो गए, लेकिन एक बच गई ना रोटी, तो पड़ोस वाले को 2, तो पड़ोस वाले क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, तो आई होप तुम्हें समझ में आएगा संयुक्ता। तो इसको बाकी जो बच गया तुम्हारा होमवर्क है ये, इसको करके दिखाओगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब हम समझेंगे कि जो परमाणु जो बनते हैं उसके अंदर लिखने का क्या क्या तरीका होता है, क्योंकि परमाणु के अंदर कई सारी चीज़ आती है, उसके प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, उसका द्रव्यमान, तो इन सबको लिखने का तरीका क्या होता है। अगर उसका शॉर्ट फॉर्म पूछे तो हमसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर आंसर कैसे लिख सकते हैं, देखोगे मैं यहाँ पे सबके शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, ANP NN NE ZE। तो ये कुछ यहाँ पर शॉर्टकट्स हैं जिसको यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि ए का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। एनपी का मतलब प्रोटॉन की संख्या, एन का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या, एन ई हो गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, और ई का मतलब होता है एलिमेंट का नेम। अब लिखने का तरीका क्या होता है कि जब भी हम किसी को लिखते हैं तो ई यहाँ पे मतलब एलिमेंट्स का, यहाँ पर होता है एन पी, नहीं तो यहाँ पर तुम जेड लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर तुम एन ई भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों की वैल्यू हमेशा बराबर होती है। वैसे जो मेन लिखा जाता है वो जेड लिखा जाता है, मेन जो लिखा जाता है वो यहाँ पे लिखा जाता है जेड, और ऊपर आता है क्या ए। ठीक है, ये लिखने का तरीका, इसके हमेशा एलिमेंट के पीछे के साइड में हम हमेशा उसके नंबर्स को और उसके मास को, द्रव्यमान को हम लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखोगे, अगर मान लो कि मैंने लिख दिया सोडियम, तो सोडियम का मुझे पता है एटॉमिक नंबर कितना है 11। ठीक, सोडियम कितने नंबर पे आता है 11 नंबर पर आता है, लेकिन साथ में उसका जो द्रव्यमान होता है एटॉमिक मास होता है 23, तो उसको मैं इस तरीके से लिखूंगा। ठीक है, तो ये होता है इनका लिखने का रूल होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो मैंने ये चीज़ बोली कि कैसे लिखना है इसको, तो एन ई इक्वल टू किसके, एन पी इक्वल टू किसके, जेड। ये चीज़ याद रखनी है, जो परमाणु की जो संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और वही प्रोटॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कैसा होता है, ये चार्ज लेस है, इस पे कोई चार्ज ही नहीं होता, कोई आवेश ही नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, माइनस का चार्ज होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखो एन एन ये रह गया न्यूट्रॉन, चलो कोई बात नहीं, चार्ज नहीं होता लेकिन कोई नंबर तो होगा, कोई वैल्यू तो होगी। तो वैल्यू को निकालने का एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, वो फॉर्मूला है ए इक्वल टू एन पी प्लस के अंदर एन एन। ये तुम्हारी बुक में भी लिखा होगा, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे कि मान लो मेरे को दे दिया यहाँ पर किसी ने कि बताओ भैया यहाँ पे जो नियोन है, नियोन के अंदर न्यूट्रॉन कितना है। ठीक, मेरे को यहाँ पे निकालना है कि नियोन के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। तो मुझे पता है ये 10वें नंबर पे आता है और इसकी जो एटॉमिक मास है कितना है 20 है। तो मैं यहाँ पे ए की जगह लिख दूंगा क्या 20। ए का मतलब द्रव्यमान ही तो था, एन पी किसके बराबर है, संख्या क्या है, तो संख्या कितनी है 10, प्लस में एन एन, तो प्लस का आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू एन एन, और माइनस होगा तो कितना 10 इक्वल टू एन की वैल्यू एन। तो न्यूट्रॉन कितने हैं नियोन के अंदर 10 है। अब ये देख के मत बोल देना कि यहाँ पर तो सेम ही आंसर आने वाला है, नहीं, हर बार जरूरी नहीं है, हर बार
सेम नहीं आएगा, कुछ अलग आएंगे और कुछ सेम भी हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल इधर लोगे, एक एग्जांपल में तुम्हें इसका देता हूँ सोडियम का। सोडियम 11 पे आता है और इसका होता है 23। तो देख के पता चल जाएगा तुम्हें। मैंने लिखा A=NP प्लस के अंदर NN, इसकी जगह मैंने लिखा ऊपर का 23, इसकी जगह लिखा मैंने 11 प्लस के अंदर NN। प्लस का आएगा तो क्या, माइनस का, और माइनस कर दोगे तो कितना, 12। तो देखो इसकी परमाणु संख्या 11 थी, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है यहाँ पर, 12 आई। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि न्यूट्रॉन की संख्या हर बार बराबर हो, कुछ अलग भी हो सकते हैं। तो जितने ये जो 20 के 20 हैं, इसके घर पे तुम्हें बैठ के अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है कि हर फॉर्मूले में लगा के देखो, हर एलिमेंट का फॉर्मूला यहाँ पे लगा के देखो कि किसकी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है। क्लियर है। यहाँ पर लास्ट 2 टॉपिक बचते हैं, जिसका नाम है आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। हिंदी में कहते हैं समस्थानिक और समभारी। ठीक, देखते हैं क्या चीजें हैं ये आइसोटॉप्स, समस्थानिक। सबसे पहले इसको समझते हैं कि आइसोटॉप समस्थानिक क्या होती है। कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स, या जरूर नहीं वो सेम ही हो, कुछ अलग भी हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिसकी एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक मास कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम है कि इसका मतलब एलिमेंट भी कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न। भिन्न का मतलब अलग। अब जैसे एग्जाम्पल में देखोगे, जैसे कि मैंने एक चीज़ बताई है यहाँ पर, क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है कैसा है, एक आवारा एलिमेंट है। इसको आवारा एलिमेंट कहते हैं क्योंकि किसी के साथ भी जाके बॉन्ड बना लेता है। 10th में समझ जाओगे क्यों कहते हैं। तो इसका भी नंबर 1, इसका भी नंबर 1, इसका भी एटॉमिक मास 1, लेकिन इसका एटॉमिक मास 2। बुक में देखोगे इसके अंदर 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक तो ये हो गया और एक है हाइड्रोजन और इसका, और ये 3। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हैं कि देखो सबके नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक मास सबका कैसा है, अलग है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप समस्थानिक। फिर दूसरी चीज देखोगे जिसको हम कहते हैं आइसोबार। हिंदी में नाम है इसका समभारिक। समभारिक में क्या है कि जो एटॉमिक मास है इस बार वो सेम होगा, और जो डिफरेंट क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान समान होने चाहिए, लेकिन इसकी जो संख्या है वो कैसे होगी, अलग होगी। जैसे कि एक एग्जांपल में मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्गन, और एक है क्या, कैल्शियम। इसकी भी द्रव्यमान 40 होती है और इसकी भी द्रव्यमान क्या होती है, 40 होती है, लेकिन ये 18 पे आता है और ये क्या होता है, 20 पे आता है। तो देखोगे इसके अंदर क्या हुआ, द्रव्यमान सेम है, मास सेम है, लेकिन जो नंबर्स है, संख्या है, वो कैसी है, अलग है। इसी चीज को हम कहते हैं आइसोबार, समभारिक चीज। ठीक है, तो ये चैप्टर तुम्हारा यहाँ पर खत्म होता है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।